षोडश वर्ग यानी कि 16 वर्ग ज्योतिष शास्त्र के वह वर्ग जिन्हें समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, बारीकी से करना चाहते हैं, तो इन चार्ट्स को पढ़ना भी आना चाहिए। क्या आपको आता है? अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं या आप कंफ्यूज हैं तो हमारे इन सभी वीडियोस को अवश्य देखिए। आज हम नवांश की चर्चा करेंगे। नवांश भी छोटा मोटा विषय नहीं, अपने आप में एक वृहद शास्त्र है। नवांश को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, नवांश में कौन से ग्रह किस प्रकार के फल देते हैं, नवांश में किस प्रकार से हम यह समझ सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो घटित होने वाला है वह किस प्रकार से होने वाला है, यह सब बातें हम आने वाले वीडियोस में समझते रहेंगे। आज हम नवांश के विषय में चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग हमारे इस चैनल पर ज्योतिष शास्त्र के ऊपर बृहद गहन चर्चा कर रहे हैं, यानी बृहद और गहन दोनों प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न पहलुओं को देख रहे हैं, विभिन्न पहलुओं को समझ रहे हैं, ताकि हमें ज्योतिष का ज्ञान अधिक से अधिक हो सके। वर्तमान में हम षोडश वर्ग के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज षोडश वर्ग का हमारा द्वितीय वीडियो है। प्रथम वीडियो में हमने षोडश वर्गों को समझा, यानी वह 16 वर्ग जो ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक महत्व रखते हैं उनके बारे में समझा, जिन्हें आप डी चार्ट्स के नाम से जानते हैं। D1, D2, D3, D4, D5, D9, D7, ये सभी चार्ट्स जो आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, समझे होंगे, उन्हें हम षोडश वर्ग के नाम से भी जानते हैं। अब षोडश वर्ग में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण वर्ग होता है वह होता है नवांश। यह बात भी सभी जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम होरस चक्र के बारे में बताएंगे, लेकिन हमने यहाँ थोड़ा सा बदलाव किया है। हम यहाँ नवांश चक्र की चर्चा लेकर प्रस्तुत हुए हैं, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात, नवांश चक्र बहुत ही वृहद चक्र है। यह सिर्फ एक किसी पहलू से जुड़ा हुआ चक्र नहीं है। हम यहां सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि लग्न चक्र यदि कुंडली का शरीर है तो नवांश चक्र उसकी आत्मा है। यह सिर्फ हम ही नहीं कहते हैं, हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो नवांश चक्र को हम यहां प्रारंभ कर रहे हैं और इसके वीडियोस बिल्कुल अलग चलते रहेंगे, क्योंकि नवांश चक्र को 1, 2, 3, 4 वीडियो में समझ पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। बहुत वृहद चक्र है और इसी से हम जीवन के हर पहलू को बहुत बारीकी से समझते हैं। उसके बाद में अन्य चक्र भी आते हैं बारीकियों को देखने के लिए। अब यदि धन की स्थिति को समझना है, धन से संबंधित बातों को समझना है, जीवन में धन आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कितना आएगा, किस प्रकार का होगा, किस प्रकार से आएगा, यह सब बातें समझना है तो D2 चार्ट देखना है। अगर संतान के बारे में जानना है तो सप्तमांश देखना है। तो यह सब बातें हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे नवांश की। सबसे पहले नवांश यानी कि D9 के नाम से जिसे आप जानते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व कि हम चर्चा प्रारंभ करें, इससे पूर्व का वीडियो षोडश वर्ग भाग 1 आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। और चैनल पर अन्य श्रृंखलाएं भी हैं जिनसे आपको ज्योतिष शास्त्र का पूर्ण ज्ञान बहुत ही गहराई से प्राप्त हो जाएगा। आप वह सब वीडियोस भी देख सकते हैं। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है और औरों से हटके लगती है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सकें। चलिए, आज का पाठ हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं D9 यानी कि नवांश चक्र। अब सबसे पहले हम नवांश चक्र के महत्व को यदि बताएंगे तो उसी के अंदर हमें 4 वीडियो चाहिए। तो हम अलग से कोई महत्व नहीं बता रहे हैं। जैसे जैसे हम नवांश चक्र के वीडियोस को आगे बढ़ाते जाएंगे, महत्व आपकी समझ में स्वयं आने लगेंगे, लेकिन बहुत ही सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में। सिर्फ इतना बताना काफ़ी है कि लग्न चक्र के अंदर जो भी स्थितियां बनी हुई हैं
उन स्थितियों की पुष्टि करने के लिए हम नवांश चक्र का सहारा लेते हैं। यानी यदि हम देखें कि यहां पर जो लग्नेश है वह शुक्र बनता है, शुक्र की स्थिति यहां तृतीय स्थान पर है, यानी कि पराक्रम भाव में है, तो हम नवांश चक्र में किस प्रकार देखेंगे कि शुक्र यहां पर और अधिक डाउन हुआ है या और अधिक अच्छा हो गया है। इसी प्रकार यदि हम बुध की स्थिति को देखें, यहां यह केंद्र में है, पंचम भाव का स्वामी है, केंद्र में गया हुआ है। अगर इसको हम नवांश में देखेंगे तो इसकी क्या स्थिति बनती है। इसी प्रकार सभी ग्रहों की जो स्थिति नवांश में बनती है पहले वह समझना आवश्यक है। इससे ग्रह की स्थिति समझ में आती है, ग्रह की मजबूती समझ में आती है, भाव की मजबूती समझ में आती है। यह सब बातें हम नवांश चक्र से समझेंगे। अब नवांश चक्र को बनाने की विधि की बात होती है, तो नवांश चक्र को बनाने की जो प्रचलित विधि है, जो गणितीय विधि है, वह हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। यहां हम सीधे सीधे उस विधि के बारे में समझाएंगे जिस बारे में हम आपको बता चुके हैं। यानी कि हमने नक्षत्रों की चर्चा की, आपने हमारे नक्षत्रों के वीडियोस देखे होंगे, हमने पूरे 27 नक्षत्रों के ऊपर हमने अपने वीडियो बनाए हुए हैं और उन सभी वीडियोस के हमने 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग किए हुए हैं और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, यह बात हमने समझी है। और हर नक्षत्र चरण एक नवांश का प्रतिनिधित्व करता है, यह बात भी हमने समझी है। अब यदि नक्षत्र चरण एक नवांश का प्रतिनिधित्व करता है तो उसका मान होता है 3 डिग्री 20 मिनट। तो यह बिल्कुल साफ समझने वाली बात है कि एक नवांश का मान भी 3 डिग्री 20 मिनट होता है, क्योंकि नवांश का मतलब होता है नवा अंश, नौवा हिस्सा। जब हम किसी भाव का नौवा हिस्सा निकालते हैं तो भाव का मान होता है 30 डिग्री। हम यहां थोड़ा सा समझते हैं, एक किसी भी भाव की अगर बात करते हैं तो वह 30 डिग्री का होता है, यानी 30 अंश। और जब हम इस 30 में 9 का भाग देते हैं तो हमें जो नौवा हिस्सा प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है 3 डिग्री 20 मिनट। अब 3 डिग्री 20 मिनट निकालने के लिए किस प्रकार से कार्य करते हैं, यह गणितीय पद्धति है। बहुत सीधे सीधे शब्दों में आपको यह बता दिया जाता है और हम भी बता देते हैं। 1 डिग्री का मान होता है 60 मिनट या 60 कला, और 1 कला का मान होता है 60 सेकंड या 60वीं कला। हम घड़ी देखते हैं, घड़ी से भी इसी बात को समझते हैं। 60 सेकंड का 1 मिनट और 60 मिनट का 1 घंटा। यहाँ हम डिग्री की बात कर रहे हैं। बस इतना सा ही अंतर आपको समझना है। अब हमारे नवांश का मान निकलता है 3 डिग्री 20 मिनट, यानी प्रत्येक नवांश 3 डिग्री 20 मिनट का होता है और यह नवांश है। अब यदि हम इस नवांश में इन ग्रहों को स्थित करें तो एक तो गणितीय पद्धति है जिसके बारे में हमने कहा हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। दूसरी पद्धति हमारी नक्षत्रों वाली, हम नक्षत्रों की पद्धति से समझते हैं। तो सबसे पहले हम नक्षत्रों की पद्धति जो कि हम पूर्व में समझ चुके हैं उससे समझें ताकि हमें नवांश और अधिक स्पष्ट समझ में आए। हमने वहां यह समझा है हर नक्षत्र में कि हर चरण का एक नवांश होता है। अगर हम मेष से प्रारंभ करते हैं, मेष राशि से, तो मेष राशि के जो नक्षत्र हैं वह हैं अश्वनी, भरणी और कृतिका। तो कृतिका का यहाँ सिर्फ प्रथम चरण यूज होता है। अश्वनी और भरणी के चारों चरण इस राशि के अंतर्गत आते हैं। जो हम अश्वनी के प्रथम 4 चरणों की बात करते हैं तो अश्वनी के प्रथम 4 चरणों में हम पहले 4 नवांशों की बात करते हैं, यानी मेष, वृष, मिथुन और कर्क। फिर जब भरणी की बात करते हैं तो हम अन्य 4 नवांशों की बात करते हैं, यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। और फिर हम कृतिका की बात करते हैं, कृतिका का प्रथम चरण धनु राशि में आता है। फिर हम कृतिका के अन्य 3 चरणों की बात करते हैं, तो दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण जो कि वृषभ राशि में आता है, वह नवांश में क्रमशः मकर, कुंभ और मीन नवांश में आता है। इसी प्रकार जब हम 12-12 चरणों को गिनते चले जाएंगे हमारे नवांश पूरे होते जाएंगे। तो हर राशि में जब हम किसी नक्षत्र को देखते हैं उस नक्षत्र के चरणों के यह बिल्कुल फिक्स है कि यदि किसी एक
नक्षत्र के किसी एक चरण में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वह एक पर्टिकुलर नवांश में ही जाएगा। क्यों कि राशियों को चरण आवंटित है और चरणों को नवांश आवंटित है। यह पहली विधि है, सामान्य विधि है, जो अगर हम यहां पर एक कुंडली के माध्यम से समझें तो यहां हमें समझना सिर्फ इतना है कि यहां लग्न जो है वह कृतिका के चौथे चरण का है। अभी अभी हमने इस बात को समझा कि अश्वनी से लेकर कृतिका तक पहला नवांश चक्र पूरा होता है, तो कृतिका का चौथा चरण जाहिर सी बात है मीन राशि में होगा। तो यहां जो नवांश बनेगा वह मीन का बनेगा। तो यानी कि नवांश का जो लग्न है वह मीन राशि का बनेगा। अब जब मीन राशि का नवांश हमें प्राप्त हो चुका है, यानी लग्न हमें प्राप्त हो चुका है, तो बाकी के भाव वही रहेंगे क्रमशः। अब हम बात करेंगे सूर्य की, कि हमें सूर्य को स्थापित करना है नवांश में। सूर्य यहां पर देखा हमने पराक्रम भाव में है, यानी कि कर्क राशि में है, तो यहां किस राशि में आएगा उसको लाने के लिए यहां पर हमको देखना है कि सूर्य दरअसल किस नक्षत्र के किस चरण में आता है। तो यह पुष्य नक्षत्र के तृतीय चरण में आता है। पुष्य नक्षत्र हमारा 8वां नक्षत्र है। 8वां नक्षत्र यानी कि अगर हम पहले के 7 नक्षत्रों की बात करें तो यहां पर हम 4-4 चरणों की बात करेंगे। 7 × 4 28, और इसमें हम पुष्य नक्षत्र के यह 3 चरण जोड़ देंगे, यह हो गए आपके 31। अब हम 31 में 12 का भाग देंगे, क्योंकि हमने हर नवांश को पूर्ण किया है। यहां पर नवांश पूर्ण भी हुए हैं, तो पहले 12 में एक नवांश चक्र पूर्ण हो गया, दूसरे 12 में दूसरा नवांश चक्र पूर्ण हो गया। हम यदि यहां पर 12 का भाग देंगे तो 12 दूनी 24, यहां पर हमें प्राप्त होगा 7, यानी कि 7वां नवांश। अगर हम मेष राशि से प्रारंभ करते हैं तो 7वां नवांश तुला का होता है, तो हम यहां सूर्य को तुला राशि में स्थापित कर देंगे। बहुत सिंपल। अब चंद्र की बात कर लेते हैं। चंद्र यहां आश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में है। आश्लेषा नक्षत्र यानी कि 9वां नक्षत्र। हमने जिस प्रकार से इसे निकाला उसी प्रकार हम इसे निकाल लेते हैं। 9वां नक्षत्र के पहला चरण, यानी हम पहले के 8 नक्षत्रों की बात करें, 8 चौक 32 और 1 33। यहां पर आपको 33 प्राप्त हुआ, इसको हमने 12 से भाग दिया, 12 दूनी 24, यहां पर हमें 9 प्राप्त हुआ, यानी नवा नवांश। जब हम नवा नवांश गिनेंगे मेष राशि से तो हम यहां बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप चंद्र को यहां स्थापित करेंगे। फिर हम बात करेंगे मंगल की। मंगल शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण में, तो शतभिषा नक्षत्र हमारा 24वां नक्षत्र होता है, तो हम यहां 23 गुणित 4 जब लेकर आएंगे तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 92, और 92 में हम यह 3 चरण जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 95, और 95 में जब हम 12 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर बकाया 11। और जब हम यहाँ से 11वां देखेंगे तो हमारा मंगल कुंभ राशि में यानी 12वें भाव में प्राप्त हो जाएगा। चूंकि मंगल यहाँ वक्रीय है तो यहाँ भी वक्रीय ही कहलाएगा। फिर हम बात करेंगे बुध की। बुध यहाँ पर है मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में, तो मघा नक्षत्र यानी कि 10वां नक्षत्र। 10वां नक्षत्र यानी कि हमने पहले बात की 9 नक्षत्रों की, तो अश्लेषा नक्षत्र तक 9 नक्षत्र पूरे हो जाते हैं। 9 चौक 36, यानी 36 चरण हमने वहाँ पूर्ण किया, और 36 में जब 12 का भाग दिया तो हमें 0 प्राप्त होगा। 12 3 36, यहाँ पर हमें 0 प्राप्त होगा। 0 यानी कि हमारा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अब बचा हमारे पास 2, जो कि मघा नक्षत्र का द्वितीय चरण की बात हुई थी, 2 बचे, तो हमें यहाँ पर इस जगह पर हम बुध को स्थापित करेंगे।
अब इसके बाद में गुरु की बात करते हैं तो गुरु आश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में है। और हमने जैसे चंद्र को देखा था आश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में, तो चंद्र आया यहां पर धनु राशि में। अब यहां चूंकि पहले चरण में था तो धनु राशि में आया, तो चौथा चरण धनु, मकर, कुंभ, मीन, तो चौथा चरण यहां आएगा। क्योंकि वैसे भी आश्लेषा नक्षत्र 9वां नक्षत्र होता है और 9वें नक्षत्र के अंत में नवांश पूर्ण हो चुका होता है, तो मीन राशि ही आएगी। तो गुरु यहां पर लग्न में आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे शुक्र की। शुक्र यहां पर पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण में है। पुष्य नक्षत्र यानी कि आप देख सकते हैं कि हमने यहां सूर्य को देखा था पुष्य नक्षत्र के तृतीय चरण में था। तो जब तृतीय चरण की बात हुई तो पुष्य नक्षत्र का तृतीय चरण पड़ता है तुला राशि में, तो द्वितीय चरण जाहिर सी बात है यहां कन्या राशि में पड़ेगा, तो शुक्र यहां स्थापित होगा। फिर हम बात करेंगे शनि की। तो शनि यहां आर्द्रा के द्वितीय चरण में है, तो आर्द्रा हमारा छठवां नक्षत्र है। तो छठवां हमारा पद्धति जो है वही रहेगी, हम पहले 5 नक्षत्रों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें प्राप्त होंगे 20 चरण। 20 चरण में हमने यहाँ आर्द्रा के 2 चरण जोड़ दिए, हमें प्राप्त हुए 22 चरण। 22 चरण में से हमने 12 चरण आप माइनस कर लें या डिवाइड कर लें। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक नवांश पूरा होकर और 10 चरण प्राप्त होंगे, यानी कि 10वां नवांश। और जब 10वें नवांश की बात आएगी तो यहाँ हम मकर राशि में शनि को स्थापित करेंगे। फिर हम बात करेंगे राहु की। राहु यहाँ कृतिका के द्वितीय चरण में है। जब हम कृतिका को देखते हैं यह तीसरा हमारा नक्षत्र है, और तीसरे नक्षत्र के अंतिम चरण में हमारा एक नवांश पूर्ण होगा। तो मेष राशि में पहले 9 नवांश आ गए, यानी कि मेष से लेकर धनु नवांश तक हमने मेष राशि में समझ लिया, यानी कृतिका के प्रथम चरण तक समझ लिया। अब बात आ रही है कृतिका के द्वितीय चरण की। तो जाहिर सी बात है कि धनु नवांश अंतिम नवांश था कृतिका के प्रथम चरण में, तो यहां पर अगला नवांश मकर का होगा, तो राहु यहां स्थापित हो गया। फिर हम बात करेंगे केतु की। तो केतु यहां विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में। और जब हम विशाखा की बात करते हैं, विशाखा हमारा 16वां नक्षत्र है। तो यहां हम पहले 15 नक्षत्र 4 चरण, तो हमें प्राप्त हुआ 60, और 60 में हमने विशाखा के 4 चरण जोड़ दिए, तो हमें प्राप्त हुआ 64। आप चाहें तो सीधा सीधा 16 भी कर सकते हैं, क्योंकि चौथा चरण है, 16 चौक 64 भी कर सकते हैं। अगर आप पूरे उसी नक्षत्र को गिनकर गिनती करेंगे तो आपको थोड़ा सा माइनस भी करना पड़ेगा, यहां हम प्लस कर रहे हैं। तो 64 हो गए। 64 में हमने 12 से भाग दिया, तो यहां पर हमें 5 प्राप्त हुआ, यानी कि 5 नवांश चक्र पूर्ण हुए, और 60 यानी कि 4, यही 4 चरण हमारे जो बच रहे हैं, यानी कि चौथा नवांश कर्क का। तो यहाँ से 1 2 3 4, ये 4 चौथा नवांश कर्क का है, तो यहाँ हमारा केतु स्थापित हो गया। तो यह है हमारी नक्षत्र विधि जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। यहां हमने सिर्फ और सिर्फ नवांश को अलग से किस प्रकार से बनाना है वह समझाया है। उम्मीद है समझ में आया होगा, क्योंकि यदि आपने नक्षत्र पढ़े हैं, नक्षत्र चरण पढ़े हैं, तो यह बहुत आसान होगा आपके लिए नवांश को स्थापित करना। यहां तक की जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, सटीकता के नजदीक लगी हो, गहराई को छूती हुई लगी हो और आपको आसान लगी हो, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम समझेंगे गणितीय पद्धति, यानी किस प्रकार हम किसी राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ है, वह कितनी डिग्री पर बैठा हुआ है, उससे किस प्रकार नवांश निर्धारित करते हैं, उसको समझेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।